नमस्कार दोस्तों। मेरा 12 साल का देवर पहली रात ही मेरे बेड पर आकर लेट गया और कहने लगा, बताइए भाभी रात कैसी गुजरी। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अभी सोच ही रही थी क्या करूं। उसने आगे बढ़कर मुझे कमर से पकड़ लिया और खींच कर गोद में बिठा लिया। उसी रात मेरे होश उड़ गए जब 12 साल के देवर ने मेरे साथ। मैं 17 साल की थी जब घर में मेरे लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता जिस खानदान से आया था वह लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही आज़ाद मिजाज के थे, जबकि हमारे घर में बहुत ही पाबंदियाँ थी। लेकिन वह लोग पैसे वाले थे, इसलिए मेरे माँ बाप ने इनकार करना मुनासिब ना समझा और सोचा कि मेरी शादी यहीं कर देनी चाहिए। जैसे ही बात पक्की हुई मुझे रुखसत कर दिया गया। मेरी होने वाली सास बहुत ज़्यादा हसीन औरत थी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा तो ना लगती थी, शायद इसलिए उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। मगर कपड़े ना सिर्फ लाल थे बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइट होते थे। उन्होंने अपनी बेटियों को भी आज़ादी दे रखी थी। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अपने दोस्तों के साथ ही आती जाती थी। उनके यहाँ लड़कों से दोस्ती को कोई परेशानी ना समझता था। घर में एक छोटा सा देवर भी था जिसकी उम्र 12 साल थी और एक मेरे पति था जो कि किसी प्रोड्यूसर कंपनी के साथ काम करते थे जहां पर गाने वगैरह बनाए जाते थे। मेरे पापा ने सारी ज़िंदगी हम पर पाबंदियां लगाई थी क्योंकि वह बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन उन्होंने घर का माहौल ऐसा ही बना रखा था। लेकिन अब यह रिश्ता भी वो खुद लेकर आए थे। मेरी माँ का कहना था कि सारी ज़िंदगी बेटियों को तुमने सांस तक नहीं लेने दिया और अब बड़ी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ लिया है जिसके बारे में पहले ही लोग अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरे पापा का कहना था कि जो लोग अमीर होते हैं, खाते पीते होते हैं, उनके बारे में लोग ऐसी ही बातें करते हैं। और फिर उसका खुद का भी तो शौक़ था ना ऐसे माहौल में जाने का। यह भी तो सारी ज़िंदगी गीले करती रहती थी कि पापा ने हमारे घर में टीवी तक ना लगवा दिया। बस ठीक है, अब अपने घर में खुश रहे, यही उसका नसीब में है। जो इंसान चाहता है उसे वही मिल जाता है। हराम खाने वाले को हरा मिलता है और हलाल खाने वाले को ही लाल मिलता है। मेरे पापा रिश्ते के लिए इसलिए भी इनकार नहीं कर रहे थे क्योंकि वो लोग कई दहेज नहीं मांग रहे थे और उनका कहना था कि हमने अपनी इज्जत रखनी है, इसलिए शादी में भी खर्चा हम लोग खुद ही करेंगे। कहते हैं कि माँ बाप को औलाद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आजकल माँ बाप को भगवान से भी मतलब होता है। हर औलाद से उनकी कोई ना कोई तलाश भी होती है और अपने फ़ायदे के लिए कोई औलाद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन खैर, मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरी शादी भी उन लोगों की रस्म रिवाज के तौर पर हुई थी जिनको हमारे घर में ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे। मेहंदी वाले दिन नाच गाना किया गया, बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए, सारा कुछ उनके घर में ही हो रहा था। और बारात उन्होंने होटल में रखी थी जहां पर जब दुल्हन की एंट्री हुई तो उसकी माँ भी ढोलकी की थाप पर नाच रही थी और उसकी बहन भी नाच रही थी। कपड़े भी उन्होंने काफ़ी अच्छे पहन रखे थे। किसी औरत के सर पर तो दुपट्टा नहीं था। हमारे खानदान वाले तो अभी से ही बातें कर रहे थे। उसके बाद गोद उठाने की रस्म करने के बाद शुरू हो गई थी। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी 12 साल के देवर को मेरी टांगों के पास बिठा दिया गया और उसने मेरे घुटने पकड़ लिए। अब जब तक मैं उसे पैसे ना देती वह मेरे घुटने छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कहा कि मैं फ़ौरन पैसे दे देती हूँ, लेकिन सबने कहा कि इतनी आसानी से नहीं देने, उसको थोड़ा सा जलील करो, हंसी मजाक कर उसके साथ। यह सब ना किया तो रस्म का मज़ा कैसे आएगा। मैं तो यह सोच रही थी कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। उसने दोनों हाथ से मेरे घुटने पकड़ रखे थे। उसके बाद मैंने यह सोचा कि मैं उसको कितने पैसे दूं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। फिर मेरे पति ने भी काफ़ी हंसी मजाक किया और यह रस्म 10 मिनट तक चलती रही। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाद मेरे पति ने अपनी जेब से ही 15,000 निकाल कर उसको दे दिए। सबने कहा कि तुम क्यों पैसे दे रहे हो, तो कहने लगे मेरी बीवी है, अब मैं ही इसके खर्चे उठाऊंगा। इस बात पर सबने बातें बनाई और कहा कि लड़का तो बीवी का गुलाम हो गया है। उसके बाद मुझे घर में ले आए। सारी रात वह रस्म करके भी उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई थी। यहाँ पर भी वह लोग थक नहीं रहे थे और सबकी नाच गाने चल रहे थे। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने कमरे में चली जाऊँ। सुबह के 4 बजे मैं अपने कमरे में गई।
मेरे पति मेरे कमरे में आए ही नहीं, क्योंकि वह दोस्तों के साथ मशरूफ़ थे। एक ज़माना था जब मुझे पापा की नाजायज़ पाबंदियों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को इस माहौल में ढाल दिया था और अब आज मुझे यह सब कुछ अजीब लग रहा था। सुबह मैं उठी, नहाई और तैयार हो गई तो मेरे देवर मेरे कमरे में अचानक घुस आया और आकर बेड के ऊपर ऐसे लेट गया जैसे यह उसका कमरा हो। कहने लगा, और बताइए भाभी, पहली रात कैसी गुजरी? मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई कि किस किस्म का सवाल है। हो सकता है उसने इस तरह से ना पूछा हो, लेकिन फिर भी उसे मुझसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मैं खामोश हो गई तो कहने लगा कि मेरा मतलब है कि नए घर में नींद नहीं आई होगी ना ठीक से, ज़्यादा थक तो नहीं गई थी? मैंने कहा, हाँ इसलिए तो सो गई थी। मैंने कहा कि तुम स्कूल कॉलेज के लिए नहीं जाते हो क्या? क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 12-14 साल की थी। उसने कहा कि मैंने पढ़कर क्या करना है, वैसे भी मेरा पढ़ाई में जी नहीं लगता। हमारे तो ख़ानदानी कारोबार है, मैं भी वहीं कर लूँगा। ऑफिस जाता हूँ मैं कभी कभी, अभी से चीज़ों को समझ रहा हूँ। अजीब बात थी, मैं हैरान हूँ कि बेशक ख़ानदानी कारोबार है, लेकिन पढ़ाई करना तो फिर भी ज़रूरी है। लेकिन मेरे देवर को इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और बाकी घर वाले भी उसको पढ़ाने की कोई बात नहीं करते थे, जबकि उनके पास इतने पैसे थे। यह तो उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकते थे। बेटी को तो पढ़ा रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी, और बेटे को नहीं पढ़ा रहे थे। फिर मुझे पता चला कि बेटी भी कौन सा पढ़ने जाती है। उन्होंने तो यूनिवर्सिटी को पार्क समझ रखा था, जहाँ वह आसानी से अपनी आंखें गर्म कर सकती थी। ऐसे तैयार होकर जाती थी जैसे किसी की शादी में जा रही हैं, और वहाँ जाकर दोस्तों के साथ गपशप और खाना पीना करके वापस आ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस घर का माहौल ज़रूरत से ज़्यादा ही खुला हुआ है, जिसकी मुझे आदत नहीं थी। मैं इन लोगों में मिलने जुलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं अपने घर से सीखी हुई अच्छी आदतों को भी भूल जाती। एक दिन मैं पूजा करने के लिए बैठी रही, मेरी नंद कमरे में आई और उसने कहा कि भाभी, आपने अपने मुंह से मेकअप क्यों उतार दिया है? सुबह तो आपका मेकअप किया हुआ था। मैंने कहा कि पूजा का वक्त है ना, मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो मैंने मुंह धो लिया। उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी पूजा करने की, कितना महंगा मेकअप करवाया था, फिर से पार्लर वालों को बुलाना पड़ेगा। हमें तो नहीं आता इतना अच्छा मेकअप करना। बाहर लोग आए बैठे हैं आपको देखने के लिए, अब उनको क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ लगाओ और बाहर आ जाओ। मैंने कहा कि मैं पूजा करके आती हूँ। कहने लगे कि छोड़ो ना पूजा, लोग सब कब से बैठे हुए हैं, आपको आपको ही तो मिलने आए हैं, ऐसे बुरा लगता है। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं पूजा करके ही आ रही हूँ, और मैंने सोच लिया था कि मैं पहले पूजा करूँगी, ईश्वर मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बाहर बैठे हुए लोग, लेकिन मेरी ननद तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे उठाया, मेकअप करना शुरू कर दिया, तेजी तेजी लीपापोती की और मुझे अपने साथ बाहर लेकर गई। जब तक मैं वापस आई मेरी पूजा का वक्त ख़त्म हो चुका था। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये कुछ तो मेरे कभी सोचा भी नहीं था कि उनके घर में यह सब मेरे साथ होगा। शाम हुई तो मेरे पति ने कहा कि मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा कि आज मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा, तो क्या हुआ, पूजा नहीं हुई तो? मेरे पति को भी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन एक बीवी का भी फ़र्ज़ होता है कि अपने पति को समझाए। इसलिए मैं बार बार अपने पति को पूजा के टाइम उठाती थी, लेकिन वह उठते नहीं थे। वह इस बात से गुस्सा होने लगते। मेरे देवर का भी मेरे साथ अजीब रवैया था। कभी भी कहीं से भी आ जाता था, मुझे अचानक से चौंका देता था, हंसना शुरू कर देता था, मेरी ऐसी तारीफ़ करता जैसे मेरी शादी उसके साथ हुई हो। कहता है कि यह रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है, बड़ी स्मार्ट लग रही हैं आप। आज मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। यहाँ मेरे चाचा भी होते थे और मेरी दादी भी, लेकिन मेरी चाचू और माँ का आपस में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। यह लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, और मेरे चाचू आज तक मेरी माँ के कमरे में नहीं आए थे। एक दफ़ा उनको मेरी माँ से कोई काम था तो उन्होंने बाहर खड़े होकर दस्तक दी थी, और जब माँ बाहर गई तब उन्होंने बड़े अदब से कहा कि भाभी मेरे लिए खाना गर्म कर दो। घर में कोई और नहीं है, हर रिश्ते की एक हद होती है, और रिश्तों को हदों में रखा जाए तो वही अच्छा लगता है, उससे मोहब्बत भी बढ़ती है और इज़्ज़त। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था।
इतनी छोटी बातों के बारे में जब पति से बात करती तो वह कहते कि अब तुम छोटे घर में नहीं रहती हो, तुम एक बड़े खानदान की बहू। वो हमारे घर में तो यही माहौल है। और कौन सा तुम्हें कोई खा रहा है? अगर तुमसे हंसी मजाक कर रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। कल को तुमसे कोई बात नहीं करेगा तब भी तुम्हें बुरा लगेगा। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। उसका कहना था तुम अपने काम से काम रखो। उन्हीं दिनों मेरे सास के मायके में शादी होनी थी। मुझे लगा सिर्फ सास जाएगी, लेकिन यहाँ तो सभी को जाना था। तो मैं सोची कि मैं माँ होकर आऊँगी, लेकिन पता चला कि मेरे देवर की तबीयत बिगड़ी हुई है, तो मैं नहीं जा सकती। मेरा वक्त मायके से अच्छा गुजर जाएगा, मैं यह सोच रही थी। और मेरे पति ने बोला कि तुम नाराज़ हो ना, मुझे भी तुम्हें छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरे मामा के लड़के की शादी थी। वो बोल रहा है कि मैं नहीं आऊँगा तब तक वो शादी नहीं करेगा। मजबूरी है, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा। बस एक दिन की तो बात है। मैं भी मान गई, एक दिन की बात है। सब लोग चले गए। मैं अपना सारा काम खत्म करके सोची देवर को देख लेती हूँ, दवाई वगैरह दे दूँ। जैसे ही मैं कमरे में गई, देवर को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो अपने बेड पर नहीं था, वो कंप्यूटर पर गेम देख रहा था। जब मैं उसके पास गई और बोली तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तुम्हें तो सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, लेकिन वो बोल पड़ा जब मेरी तबीयत बिगड़ी ही नहीं तो मैं आराम क्यों करूं। मेरी तो जहरत की इंतहा नहीं रही। मैं उसे बहुत गुस्से से देखा और जैसे ही बोलने वाली थी वो मेरा हाथ पकड़कर चूसने लगा। मैं फ़ौरन ही हाथ छुड़ाकर वहाँ से अपने कमरे में भाग गई। मैं फ़ौरन अपने पति के पास कॉल की, मगर वो मेरा कॉल नहीं उठा पाए। शायद बिज़ी हों इसलिए नहीं उठा पाए। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत डर गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी 12 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। मैं तो डर से कांप रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति का कॉल आया। वो मुझे डांट कर बोल रहे थे मैं उनके भाई को खाना क्यों नहीं दी, मगर कैसे देती। वो मेरी बात पूरी सुने बगैर ही फ़ोन रख दिया और मुझे खाना देने को बोला। मैं भी सोच लिया था कि अगर कुछ भी देवर करेगा तो भी मैं सामना कर लूँगी। मेरे जैसे ही दरवाज़ा खोला, देवर सहन में मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं किचन में गई और खाना लेकर देवर को दे दिया। जैसे ही मैं खनन रखकर मुड़ने वाली थी कि तभी देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे बेहोश की दवा सूंघा दी। मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। मेरे साथ क्या हुआ, रात को जब मुझे होश आया तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दी। मेरी हालत बद से बदतर हो गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। 12 साल का एक लड़का मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। वो आवाज़ सुन मेरे कमरे में आया और बहुत ही घटिया तरीके से हंस रहा था और मेरे बेहोश होने पर मेरे साथ जो किया वो उसका वीडियो बनाई थी और मुझे दिखा भी रहा था। उस वीडियो में मुझे बेहोश करके मुझे अजीब नज़रों से देखता जा रहा था और गंदी तरीके से मुझे छू भी रहा था और मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं होश में रहूं और वो जो करता मैं देखूं और मैं चीखूं चिल्लाऊं। इतने में ही मेरे पति का फ़ोन आया। वो डर गया और घबराकर कमरे से जाने ही वाला था कि मैं फ़ोन उठा लिया। उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद उठा लूँगी, लेकिन वो मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती ले लिया और फ़ोन को काट दिया। शायद मेरे पति को कुछ अनहोनी का शक हुआ था और फ़ौरन वहाँ से ये और फ़ोन करते रहे। मेरे पति को भी शक था। शायद मेरे देवर पर कई फ़ोन आने की वजह से देवर परेशान हो रहा था और फ़ोन बंद कर दिया। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और उसका वीडियो भी बनाने की कोशिश में लग गया। मैं दूर किए जा रही थी। बहुत देर तक मैं खुद को बचाई। धीरे धीरे अपनी शक्ति खोती चली गई और चक्कर खाकर गिर गई। पता ही नहीं चला जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे पति मेरे पास थे। यह देख मुझ में हिम्मत आई। मैं अपने पति से पूछा कि अस्पताल में कैसे हूँ। मेरे पति ने बताया कि जब मैं फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन उठाने की बजाय बंद हो गया। मुझे सोच हुई और मैं वहाँ से चल दिया और जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे कुछ दिन पहले ही एक आदमी ने मुझे मेरे भाई के बारे में शिकायत की थी और धमकी भी दी थी। भाई को वो किसी लड़की के साथ गलत किया और शादी करने को बोला और नहीं किया, वो लड़की पेट से थी। तभी वह खुदकुशी कर ली। तब जाकर मेरे पति को मुझ पर भरोसा आया और मुझे फ़ोन पर डांटा था। उसके लिए मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैं और उस घर में नहीं रहूँगी। मैंने पति को यह बात बताई तो वह खुद अब उस घर में नहीं रहेंगे ऐसा बोले, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए था। मैंने पति से साफ साफ कह दिया कि अगर वो मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो सास और देवर को अलग मकान दे दे या मुझे अलग घर में शिफ्ट कर दे। पति चाहता था कि हमारी आने वाली नस्लों की तरबियत अच्छी हो। 3 महीने बाद उसने मुझे एक नए घर में शिफ्ट कर दिया जो थोड़ा छोटा था
लेकिन मैं खुश थी, जहाँ मैं अपने आने वाले बच्चे की अच्छी तरीके से परवरिश कर सकती थी। आज मैं और मेरे पति अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन लोगों को आज भी वही हाल है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय उसके कि ऊपर वाले से उनके लिए दुआएं मांगते रहे। और मुझे एक लड़की भी पैदा हुई जो बहुत ही प्यारी सी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए होते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।